आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर से इस वक्त हमारे पास है, किराने की दुकान में भीषण आग लग गई है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी बताई जा रही है। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सिकंदराबाद इलाके के हनुमान चौक का यह सारा मामला। बुलंदशहर से खबर, किराए की दुकान में भीषण आग लगी हुई है। किराने की दुकान में, क्षमा करिएगा, यह आग भीषण तरीके से लगी हुई, शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, किराने की दुकान में लगी भीषण आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो बुलंदशहर में लगी है। शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनुभव शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, ये आग कब लगी और इससे क्या नुकसान हुआ है? ये देखिए, ये सुबह की बात है। जैसे दुकान में जो लोग हैं वो घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि इस दुकान में धुआं उठ रहा है। उसके बाद जब लोगों को लगा कि अंदर आग लगी है तो उसके बाद सूचना दी गई फायर ब्रिगेड को। वो वहां मौके पहुंची। जब थोड़ा सा फायर ब्रिगेड ने चलकर देखा और पानी मारा तो जो आग थी अंदर से वो एकदम तो आग का गुबार निकला और ये आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को एक और गाड़ी मंगानी पड़ी। उसके बाद जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी काफी इसमें मशक्कत करी और पानी डाला, उसके बाद ये आग बुझाई जा सके। आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, जो आग लगी थी किराने की दुकान में, ये सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में हनुमान चौक है, उसके पास ही किराने की दुकान है। इसकी ऊपरी मंजिल पे आग लगी हुई थी। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। तस्वीरें देखिए आप, किराने की दुकान में जो आग लगी बुलंदशहर में, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कोरोना काल में सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी ने आगरा में करोड़ों की घपलेबाजी मामले में कार्रवाई की है जो साल 2004 में हुआ था। इस मामले में सीएम ने आगरा के असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। दरअसल आगरा में करोड़ों रुपए की वाणिज्य टैक्स की चोरी हुई थी। उधर योगी सरकार की ओर से अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, एक फर्जी पत्रकार के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया गया है जो आईएएस अफसर से कानपुर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर पोस्टिंग का 1.25 करोड़ रुपया मांग रहा था। करप्शन मामले में मुख्यमंत्री योगी ने कार्रवाई के आदेश दिए। इसके अलावा एक फर्जी पत्रकार भी सामने आया है। ये क्या कर रहा था, किस तरीके की पोस्टिंग के लिए पैसे मांग रहा था, आइए इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं संतोष शर्मा से। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा। संतोष, बताइए इसके बारे में। देखिए, ये जो मामला आया है, इस पूरे मामले की शुरुआत एक ऑडियो क्लिप से हुई। इस ऑडियो क्लिप एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसकी जांच के लिए यूपीएसटीएफ को लगाया गया। वजह थी कि इस ऑडियो क्लिप में बार बार मुख्यमंत्री जी से बात होने की बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री से बात हो गई है, 1-2 दिन में पोस्टिंग हो जाएगी। यानी कि जो भी व्यक्ति इस ऑडियो क्लिप में बात कर रहा था वो मुख्यमंत्री को खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी बता रहा था। उसके बाद यूपीएसटीएफ लगाई गई। यूपीएसटीएफ ने कल गाजियाबाद के रहने वाले पीयूष अग्रवाल को गिरफ्तार किया। लखनऊ के विभूति खंड से उसको जेल भेज दिया। इस पूरी डील के पीछे जो सामने आई कि पीयूष अग्रवाल खुद को एक चैनल का पत्रकार बताता था जो कि फर्जी पाया गया। इसके जरिए ही 1.25 करोड़ रुपए की ये डील होनी थी। 1.25 करोड़ रुपए दे करके कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष यानी केडीए-वीसी का जो अहम पद है उस पर एक आईएएस को पोस्ट होना था। उस आईएएस के एक रिश्तेदार के जरिए ये पूरी डील हो रही थी और बतौर एडवांस 15 लाख रुपए इस जालसाज को दिए भी गए। 15 लाख रुपए देने के बाद जब मामला नहीं बना तो उसके बाद से जब पैसे की वापसी की जाने लगी और उसके बाद मामला खुल गया। फिलहाल यूपीएसटीएफ ने इस शख्स को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब सवाल इस बात का उठ गया है कि वो आईएएस कौन है जो 1.25 करोड़ रुपए देकर कानपुर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष की कुर्सी पर जाना चाहता है और उसको सरकार कब सामने लाएगी और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों पर इसी तरीके से आरोप लगे थे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आरोप लगाने वाले अफसर थे, जो आरोपी अफसर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की, जांच के आदेश दिए। अब बारी आईएएस अफसर की है और सबसे बड़ा इस बात के लिए भी सवाल उठ रहा है कि कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की कुर्सी क्या इतनी अहम है कि कोई आईएएस उसकी कुर्सी को हथियाने के लिए, उस कुर्सी को पाने के लिए 1.25 करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम रकम दे सकता है।
और दिल्ली के जरिए ये बैठक ये कहा जाए कि पूरी डील हो रही थी। जो शख्स जालसाज पकड़ा गया वो गाजियाबाद का रहने वाला है। तो अभी इस पूरे मामले में कई खुलासे होना बाकी, कई कड़ियों का जुड़ना बाकी है, जिसको यूपी एसटीएफ अब खंगाल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा संतोष। और सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी बात को जानने में है कि वो कौन सा आईएएस अफसर है जो इस पद पर आने के लिए 1.25 करोड़ खर्च करने को तैयार था। संतोष, कोई और इनपुट मिल पाया है आपको इस ऑफिसर के बारे में जो जिस पर आशंका जा रही है? देखिए, अभी यूपी एसटीएफ के पास इस पूरे मामले की जानकारी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आरोपी से पूछताछ यूपी एसटीएफ ने की तो जाहिर है कि पीयूष अग्रवाल ने यह ज़रूर बताया होगा कि जिस व्यक्ति से बात हुई है उस व्यक्ति का उस आईएएस से क्या लेन देन था और क्या करीबी रिश्ता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि जिस व्यक्ति के जरिए पीयूष अग्रवाल 1.25 करोड़ रुपए की डील कर रहा था वो व्यक्ति आईएएस का रिश्तेदार है। और इसी नेक्सस में शामिल एक व्यक्ति को दिल्ली पुलिस बीते महीने ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। हालांकि वो मामला दूसरा मामला था, गौरीशंकर दीक्षित नामक शख्स को दिल्ली पुलिस ने जेल भेजा है। लेकिन अभी जो दूसरा व्यक्ति है जिसके जरिए पीयूष अग्रवाल डील कर रहा था वो आईएएस का रिश्तेदार है। तो लिहाजा यूपी एसटीएफ के पास जानकारी जरूर होगी, लेकिन अभी उस बात का खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई कि मुख्यमंत्री से बात हो गई है, 1-2 दिन में पोस्टिंग हो जाएगी, जाहिर है कि मामला बेहद संवेदनशील है। ऐसे में यूपी एसटीएफ जो जांच एजेंसी है वो फूक फूक कर कदम रख रही है, कोई ऐसी चूक नहीं करना चाहती कि इस जांच के साथ साथ उन अफसरों की भी कुर्सी खतरे में आ जाए। लिहाजा उस आईएएस अफसर का सामने आना बेहद जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी भी अपने 3 साल के कार्यकाल में कभी ऐसा कोई दोहरा नहीं दिखाया, दोहरा मापदंड नहीं अपनाया कि बड़े अफसर पर कार्रवाई की गई हो, छोटे अफसर को बख्श दिया गया हो, या छोटे को नाप दिया गया हो, बड़े को बख्शा हो। उन्होंने किसी को भी, अगर कोई भ्रष्टाचार में पाया गया, उसके खिलाफ सबूत मिले तो उसको उन्होंने बख्शा नहीं। अब इस आईएएस अफसर पर कब कार्रवाई होगी और ये आईएएस अफसर कौन है, ये उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के हवाओं में एक सबसे बड़ा गॉसिप का भी मुद्दा बना हुआ है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। चूंकि केडीए का उपाध्यक्ष एक अहम कुर्सी होता है और एक बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक रैंक का अधिकारी वहां पर संतोष, बिल्कुल ठीक आपने, और बहुत स्वाभाविक है। अधिकारियों का भी आईएएस लॉबी में, ब्यूरोक्रेसी में तो ये चर्चा का विषय है ही संतोष। लेकिन जो आप खबर बता रहे हैं इससे आम लोगों में भी बहुत जिज्ञासा होगी कि ये कौन अफसर है जो कि इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व था। बहुत धन्यवाद आपका संतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, खबर शामली से। वहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2 नए मामले सामने आए हैं जिले में कोरोना के, और स्वास्थ्य विभाग ने सभी को क्वारंटीन किया है। कांदरा थाना इलाके के मोहल्ला खेल कला में ये 2 नए मामले मिले हैं। शामली से खबर, जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने। कांधला थाना इलाके के मोहल्ला खेल कला में ये मामले मिले। और शामली से आ रही इस बड़ी अपडेट के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। आलू पराठा। मम्मी क्लास के लिए जा रही हूँ। जिनका हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है कहीं से भी पढ़ने का। अनअकैडमी देता है इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। आपके बुलावे पे शुद्धता बंद पैकेट में पहुंचे, रोज आपकी चौखट पे एकदम शुद्ध ज्ञान, विश्वास से भरा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपने बाद परिवार के सहारे के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ policybazaar.com से। महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के लिए गाइडलाइन आज से लागू हो गई है और इसके तहत कई अहम फैसले लिए गए हैं। जैसे अब दिल्ली से गाजियाबाद आने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन हॉटस्पॉट एरिया में जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। इसके अलावा अब जिले में सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम और स्विमिंग पूल बंद ही रहेंगे। ये गाइडलाइन है गाजियाबाद के लिए। गाजियाबाद में पटरी पर जिंदगी लौट रही है और ये उसका एक नमूना, एक उदाहरण एक उसका। चलिए आपको सीधा गाजियाबाद लिए चलते हैं और ताज़ा हाल लेते हैं, क्योंकि सुबह 10 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। जाहिर सी बात है इन रिलैक्सेशंस के बाद ज़िंदगी वहाँ पर फुल फॉर्म में होगी। बताइए विपिन, क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल छूट मिली है तो उसका लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं और कुछ उल्लंघन भी कर रहे हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करें दोपहिया वाहनों की, तो दोपहिया वाहन पे जो छूट दी गई है वो इस तरीके से दी गई है कि सिर्फ एक शख्स चलेगा। महिला किसी महत्वपूर्ण अगर कार्य से जा रही है तो जा सकती है। अगर 2 लोग जाएंगे तो हेलमेट होना चाहिए। लेकिन एक यहाँ साथी खड़े हैं। भाई साहब, हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट मैं घर से ही आया हूँ सर। जी, घर से ही आया हूँ अभी। आपको पता है ना हेलमेट लगाने पे चलान है? हाँ जी। तो लगाया क्यों नहीं? गलती हो गई। तो देख सकते हैं राजेंद्र जी, आप इस तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं लोग। मैं और दिखाना चाहूंगा आपको कि 2 पहिया वाहन वाले जो हैं, अगर उनको छूट मिली है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उल्लंघन किया जाएगा। बिना हेलमेट के 2 लोग जा रहे हैं। गाजियाबाद में 1 महीने बाद तकरीबन दिल्ली आने जाने की अनुमति मिली है और ये जो रोड है इस पर आप देख सकते हैं कि वाहनों की कतार लग गई है, लगातार कतार लगी हुई है। बाजार खुलेंगे लेकिन उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जितने लोग बुलाए जाते थे उससे आधा कर्मचारी वहाँ मौजूद रहेंगे। दुकान को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। इतवार की दिन सारी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम जहां भी वो दुकानें आती हैं वो सरकारी कर्मचारी आके उस पूरे मार्केट को सैनिटाइज करेंगे। लगातार वाहनों की कतार जो है वो थम नहीं रही है जब से छूट मिली है। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर छूट मिली है तो उसका बेजा फ़ायदा ना उठाएं। जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन ना करें। लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं सुबह से, जिसमें लोग जो छूट मिली है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। कार में बिल्कुल 2 लोगों को बैठने की अनुमति है, ड्राइवर समेत। ठीक है, और ये बेजा फायदा हर तरीके का है। बहुत सारे लोग, ऐसा लग नहीं रहा कि किसी काम को लेकर बहुत गंभीर हैं और कईयों ने हेलमेट भी नहीं लगाया है। तो लोगों को ये बात समझनी होगी कि इस छूट का फायदा किसी भी तरीके से, गलत तरीके से ना उठाया जाए। बहुत धन्यवाद विपिन तोमर आपका। आगे बढ़ते हैं। खबर प्रयागराज से है। वहाँ पर लोको पायलट और एसआई के बीच मारपीट की खबर है। लोको पायलट्स ने आरपीएफ एसआई की वर्दी फाड़ी है। पतंगबाजी को लेकर टोकने पर यह विवाद पड़ा है। अधिकारियों पर मामला दबाने का आरोप लग रहा है। लोको पायलट्स ने आरपीएफ एसआई की वर्दी फाड़ी है। पतंगबाजी को लेकर टोकने पर यह विवाद पड़ा है। अधिकारियों पर मामला दबाने का आरोप। नहीं, हाथ चलाया मैंने, आपने हाथ चलाया पहले, आपने हाथ चलाया है, आपने हाथ चलाया है मेरे ऊपर हाथ चलाया। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। सुनिए बात क्या कह रहा हूँ, सुनिए। नहीं सामने नहीं, इन्होंने मुझे, मेरे ऊपर हाथ पहले उठाया इन्होंने। मेरा कोई देखिए नहीं। आप थाने चलिए, इनका नाम थाने चलिए ना। चलो ना यार, थाने में होगा जो होगा। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोइन, सारा विवाद क्या है? जी बिल्कुल, दरअसल कुछ लोको पायलट्स हैं जो कि रेलवे स्टेशन कैंपस में शराब पी रहे थे। परसों विवाद हुआ था लोको पायलट्स और जो एसआई है उनके बीच में, और कल शाम फिर वही लोग जब प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ पतंगबाजी कर रहे थे तो वही विवाद कल फिर से आगे बढ़ा और नौबत जो है वो मारपीट तक आ गई। जो एसआई है उनका आरोप है कि लोको पायलट्स ने उनके साथ मारपीट की, उनकी वर्दी फाड़ दी। जबकि जो लोको पायलट्स हैं उनका ये कहना है कि अमित द्विवेदी जो कि एसआई हैं, उन्होंने शराब पीने की घटना को लेकर टारगेट किया था और उन्होंने मारपीट शुरू की और झगड़े में उनकी जो है वो वर्दी फट गई है। बहरहाल डिपार्टमेंटल मामला होने की वजह से जो अधिकारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस मामले में लिखा पढ़ी की जाए। वो सुलह समझौते की कोशिश कर रहे हैं। कल रात को समझौते की कोशिश हुई थी लेकिन वो नाकाम थी। आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज फिर से अधिकारियों तक ये मामला पहुंचेगा। अब देखना ये होगा कि अधिकारी इस मामले में लिखा पढ़ी करते हैं, कार्रवाई करते हैं, जांच बिठाते हैं या कि दोनों पक्षों के बीच समझौता करा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोइन। आपने हाथ चलाया है, आपने हाथ चलाया है। इधर आगरा में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में पूर्व मंत्री राजा अरिदमन सिंह और उनकी पत्नी विधायक रानी पक्षालिका सिंह नजर आ रही हैं।
दोनों जिले के मनौना इलाके में लॉकडाउन के दौरान एक पंचायत कर रहे हैं। इसमें इलाके के सीईओ भी मौजूद हैं। यह पूरा मामला रेप कांड से जुड़ा है। आरोप है कि रानी पक्षालिका सिंह रेप पीड़िता पर दबाव बनाने पहुंची थी। रेप पीड़िता के आरोप से मुताबिक विधायिका ने उसे जबरदस्ती पंचायत करने को कहा। ऐसा न करने पर गांव से निकाले जाने की धमकी भी दी। हालांकि विधायिका पक्षालिका सिंह का कहना है कि उन्हें कुशवाहा समाज की तरफ से बुलाया गया था। इस दौरान पंचायत का वीडियो बना रहे शख्स को विधायक के समर्थकों द्वारा पीटे जाने का भी आरोप है। इसको लेकर मौके पर भारी हंगामा भी हुआ। आपको ये बताएं कि 13 मई को मनौना गांव में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकी अभी फरार है। आज राजा विधायक उनकी पत्नी रानी पश्चिमी विधायक आई थी जी, तो उन्होंने उनके साथ 20-25 गाड़ियाँ थी, उनमें लोग थे कुछ भी। क्या मामला हुआ जिसके लिए आपको दबाव बनाया जा रहा था? आज वो पंचायत के लिए। किस बात के लिए पंचायत जोड़ी गई थी? मेरे साथ दुर्घटना हुई, मेरे साथ गलत काम हुआ। अच्छा, तो महाराज बदावर और तमाम जो लोगों के आप नाम ले रहे हैं, किस तरह का दबाव बना रहे थे? क्या कह रहे थे वो आज? वो कह रहे थे कि पंचायत कर लो वरना हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे और आपके परिवार वालों को, और हम ठाकुर लोग हैं और आपको यहाँ रहने भी नहीं देंगे। वीडियो में देखा जा रहा है सीईओ वहाँ मौके पर मौजूद थे। क्या मारपीट की घटना सीईओ साहब के सामने हुई? हाँ, वो भी वहाँ पर थे। बचाने का प्रयास किया गया? हाँ, उन्होंने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग एक तरफ से टूटने लगे। तो आज मुख्यमंत्री महोदय से क्या निवेदन करना चाहेंगे आपके इंसाफ के लिए? अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम अपनी मौत कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ न्याय होना चाहिए। अच्छा, यही हो रही थी कि क्या हुआ, भयभीत बहुत थे। ये परिवार बहुत गरीब परिवार है। राज साहब भी हमारे साथ थे। राज साहब ने सीईओ साहब से ये बात पूछी कि एक नामजद है, 3 अज्ञात हैं, वो अज्ञात वाले आप लोग कब अरेस्ट करोगे? तो सीईओ साहब का जवाब ये था कि लड़की जब अपना बयान देगी तब हम लोग देखते हैं क्या नाम आते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है पुलिस को, ये क्यों नहीं पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है? जब ये बात हो रही थी, एक बच्चा बीच में आके बैठ गया और वीडियोग्राफी इस चीज़ का कर रहा था। तो ऑब्जेक्शन हम लोग उठाए कि तुम वीडियोग्राफी कर क्यों रहे हो और तुम हो कौन? तो गांव वालों ने कहा ये उसी पक्ष से हैं जिसने ये लड़की को पीड़ित किया है, या इस आरोपी पक्ष की तरफ से, और फिर वहाँ बवाल मच गया। तो जहां एक और रानी और बीजेपी विधायक का पक्षालिका सिंह अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों को नकार रही हैं, वहीं अब उनकी पार्टी के ही पूर्व सांसद के बयान से उनकी भूमिका और संदिग्ध हो गई है। फतेहपुर सीकरी से पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल ने दुष्कर्म पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की है और साथ साथ अरिदमन सिंह पर हमला भी बोला है। बनार थाना तहसील बहा का मनौना गांव का है। जिस तरीके से वहाँ एक लड़की के साथ रेप हुआ और उसमें पुलिस न जाने किस दबाव में काम कर रही है, तुरंत उस जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको तुरंत गिरफ्तारी दी जाए। ये पंचायत हुई, मेरा मांग है शासन से, प्रशासन से, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। और एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है बस्ती से। वहां पर गेहूं खरीद के मामले में बड़ी लापरवाही दिखाई दी। अधिकारियों की लापरवाही की पोल खुल गई। व्यापारी के घर रखे अनाज को किसानों का अनाज बताया गया। डीएम ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है। भानपुर एसएमआई पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। बड़ी खबर, सतीश हमारे संवाददाता हमारे साथ है। सतीश, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये जो गेहूं बरामद हुआ है ये सरकारी बोरियों में था और एक व्यापारी के पास से बरामद हुआ है। और उसके बाद जब प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची तो उसका ये कहना है कि जो ये गेहूं है वो किसानों के सुविधानुसार उनके घरों से खरीदे गए हैं। लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि जो विधायक संजय जायसवाल उनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ही शिकायत की थी और उनका कहना था कि आखिर एक व्यापारी के घर पे सरकारी बोरियों में अनाज कैसे पड़े हुए हैं। तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर
जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है और उसके बाद ही ये कंफर्म हो सकेगा। लेकिन अभी जो व्यापारी है उसको बचाने के लिए अफसर जुटे हुए हैं और ठीक जो ये ठीक अनाज ठीक बरामद सतीश, बहुत धन्यवाद आपका। अफसर इस सारे मामले पर से पर्दा उठाने में जुटे हुए हैं। देखते हैं पर्दा कब तक उठता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।